નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે. આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરખંટી. તો પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડની અંદર આપણે જે વાત કરવાના છે મેજિક બ્રિક્સના પ્રોપ ઇન્ડેક્સ એપ્રિલ જૂન 2026 આ જે રિપોર્ટ આવ્યો છે એની ખાસ વાત કરવાના છે. જે રિપોર્ટની અંદર ભારતભરના શહેરોના પ્રોપર્ટી માર્કેટ માટે આ ક્વાર્ટર એટલે કે એપ્રિલથી જૂન 2026ના 3 મહિના કેવા રહ્યા છે, પ્રોપર્ટી માર્કેટમાં શું શું ચેન્જીસ આવ્યા છે, આ તમામ અંગેની આપણે ઇન ડિટેલ ચર્ચા કરીશું. અને આ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्स ना चीफ मार्केटिंग ऑफिसर प्रसून कुमार. प्रसून कुमार जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर. और आपके इस क्वार्टरली रिपोर्ट प्रॉप इंडेक्स की हम खास जानकारी आज लेने वाले हैं. तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि इस क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या पाया है, मार्केट डायनेमिक्स किस प्रकार के रहे हैं इस तिमाही में? इस क्वार्टर की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडियन अगर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट हम देखते हैं तो एक मिक्स पिक्चर निकल के आ रहा है। पैन इंडिया लेवल पर जहां बायर की जो डिमांड है वो थोड़ी-सी अब सॉफ्ट होती दिख रही है। उसका ग्रोथ मॉडरेट हो रहा है, वो सिर्फ 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है। जबकि सप्लाई में भी एक थोड़ी-सी मॉडरेशन दिख रही है, सप्लाई 1.2% इंक्रीज़ हुआ है। इन दोनों के साथ-साथ प्राइस जो है वो भी अब एक स्टेबल एरा की तरफ बढ़ रहा है और प्राइस ग्रोथ हमने अबाउट 1% क्यू ऑन क्यू ऑब्जर्व किया है। अगर इसको हम कुछ खास बड़े-बड़े मार्केट्स की तरफ देखें, शहरों की तरफ देखें तो ऐसे शहर जहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ा है, नेशनल एवरेज से ज़्यादा बढ़ा है, वो है कोलकाता जहाँ पे 7.5% डिमांड बढ़ा है, नोएडा में 5.5% डिमांड बढ़ा है। ग्रेटर नोएडा 4.1%, पुणे 2.1%, ये सब जो शहर हैं, मार्केट हैं, यहाँ पे डिमांड में काफ़ी तेज़ी देखी गई। उसी तरह से जो एस्टेब्लिश्ड मार्केट थे, जैसे हैदराबाद है, चेन्नई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, इन सब मार्केट्स में डिमांड में अब मॉडरेशन देखा गया है और वहाँ पे डिमांड अब इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सप्लाई की तरफ देखें, तो जो डेवलपर्स हैं, वो काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं अभी भी। पर्टिकुलरली जो बैंगलोर मार्केट है जहाँ पर लगभग 3.7% की सप्लाई में ग्रोथ आई है, गुरुग्राम में 3.1% की ग्रोथ है, हैदराबाद में 2.9% की ग्रोथ है। ये सब जो मार्केट है, यहाँ पर डेवलपर काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी नई सप्लाई भी आ रही है। नोएडा और पुणे जैसे शहरों में अभी सप्लाई थोड़ी लो हुई है। हालाँकि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, मगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक्जिस्टिंग इन्वेंटरी जो है उसकी अभी एब्ज़ॉर्प्शन हो रही है, इसलिए नई सप्लाई भी आ नहीं रही है। तो ओवरऑल अगर आप पैन इंडिया लेवल पर देखेंगे तो एक मिक्स पिक्चर है जहाँ पर एक तरफ सप्लाई कुछ शहरों में बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ डिमांड में भी हम मॉडरेशन देख रहे हैं और प्राइसेज़ भी मॉडरेट हो रहे हैं। ઓકે, તો એક મિક્સ પિક્ચર આ ક્વાર્ટરની અંદર આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. અને શહેરો પ્રમાણે પણ આપણે મુખ્ય શહેરોમાં કઈ રીતની સ્થિતિ બની રહી છે એની यहाँ करती खास बात करी. અને यहाँ पे अगर प्रसून जी हम बात कर ले अगर प्राइस वाइज भी, तो प्राइस वाइज किस तरीके का सिनारियो आपने पाया है? अपने सिटी वाइज भी दिखाया कि प्राइस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितना ग्रोथ इस क्वार्टर में हमने देखा है? देखिए प्राइस अब जो है वो एक मॉडरेशन के एरा की तरफ बढ़ रहा है। हमने पिछले 8 टू 10 क्वार्टर्स में देखा था कि प्राइस जो थे हर मार्केट में काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। अब ये चीज़ रिवर्स होती दिख रही है और अब एक मॉडरेशन हो रही है प्राइस में और हमारी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि अब प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको तेज़ी से एप्रिसिएशन होती नहीं दिखाई देगी। प्राइस अब एक स्टेबल एरा की तरफ जा रहा है, वो एक नेचुरल ग्रोथ में अब बढ़ेगा। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट में हमने बोला है कि जो नेशनल एवरेज है प्राइस इंक्रीज का वो अराउंड 1% था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इसमें सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन था वो हमने देखा हैदराबाद में जहाँ 2.4% का अप्रिसिएशन हुआ एक क्वार्टर में, फॉलोड बाय ग्रेटर नोएडा और बेंगलुरु जहाँ पे दोनों में लगभग 2% का अप्रिसिएशन हुआ और गुरुग्राम में भी लगभग 1.8% का अप्रिसिएशन हुआ। तो ये सब जो शहर हैं यहाँ पर थोड़ा प्राइस में अभी भी एप्रिसिएशन था, मगर बाकी जो शहर हैं जैसे नोएडा है, पुणे है, यहाँ पर डिमांड बढ़ी है मगर प्राइस में हम एप्रिसिएशन उतनी देख नहीं रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे इन्वेंटरीज़ का हैंगओवर थोड़ा ज़्यादा था, जो कि अब लिक्विडेट हो रही हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये भी स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगा। तो अब हम जो एरा में एंटर कर रहे हैं प्राइस के कंपैरिज़न में, वो ऐसा है कि मार्केट जो होगा वो अब थोड़ा स्टेडी प्राइस दिखेगा, बहुत अग्रेसिव प्राइस ग्रोथ अब नहीं होनी चाहिए। जो कि इंडिकेट करता है कि अब हम हेल्दी और एक सस्टेनेबल फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं रियल एस्टेट हाउसिंग मार्केट।
ઓકે, તો એક સસ્ટેનેબલ ફેઝમાં આપણે અહીં આગળથી આવી રહ્યા છે। और प्रसून जी, जैसा कि आपने बताया कुछ शहरों की आपने डिटेल में बात की, पर ओवरऑल भी अगर हम देखें तो प्राइस में कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हमें नहीं दिख रही है। इसके क्या रीज़न आपके दृष्टिकोण से हो सकते हैं? देखिए, इसके 2-3 रीज़न्स हमें लगता है। सबसे पहला तो जो हाउसिंग सप्लाई है, वो बहुत सारे सिटीज़ में इंक्रीज़ हुई है, बढ़ी है। और उससे क्या हो रहा है कि बायर्स के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं आज के डेट में और उसके वजह से एक जो शार्प प्राइस इंक्रीज़ होती है, वो नहीं हो रही है क्योंकि बायर्स के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो हर ऑप्शन को कंपेयर कर रहा है। दूसरी एक वजह ये है कि बायर जो है आज बहुत थोड़ा प्राइस कॉन्शियस हो गया है अब और अब हम एक रिलेटिवली थोड़ा अफोर्डेबल प्राइसिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारे मार्केट्स जो हैं जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पुणे, कोलकाता, इन सब मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक्सपेंसिव सिटी के अंदर में जो एक्सपेंसिव माइक्रो मार्केट्स हैं, उसमें जाने की जगह बायर्स जो हैं पेरिफेरी में जो थोड़े अफोर्डेबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तीसरी एक वजह ये भी है कि डेवलपर्स जो हैं, वो अब सेल्स मोमेंटम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं रादर देन पुशिंग प्राइसेस एग्रेसिवली। तो अब वो जो ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं, वो प्राइस को पुश करके नहीं कर रहे हैं, वो अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंटरी को लिक्विडेट करके और सेल्स मोमेंटम बिल्ड करके करना चाहते हैं। तो ये सब 2-3 बड़ी वजहें हैं, जिसकी वजह से अभी प्राइस में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं होने की उम्मीद है। जी प्रसून जी, और मैं आपसे खास ये भी पूछना चाहूँगी कि ये प्राइस नहीं बढ़ने के रीज़न या एक मॉडरेटली बढ़ने के रीज़न हमने देखे हैं, पर जिस तरीके से मैं अपने शो में डेवलपर से बात करती हूँ, वो 30% इंक्रीज़ की ये सब सप्लाई कंस्ट्रेंट के चलते बात कर रहे थे कि 30%, 25% तक बढ़ोतरी की आशंका वो जता रहे थे। पर इस क्वार्टर में ये चीज़ नहीं देखी है। तो मैं अपने दर्शकों के को उपयोगी हो सके इस लिहाज से ये पूछ रही हूँ, क्या आने वाले क्वार्टर में प्राइस इंक्रीज हो सकता है या इसी तरह मॉडरेटली ही प्राइसेस में अगर बढ़ोतरी रही तो भी वो इसी तरह 1-2% की रहेगी? देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया सप्लाई साइड डायनामिक्स जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। बहुत सारे शहरों में सप्लाई में भी बहुत मॉडरेशन आई है क्योंकि एक्जिस्टिंग इन्वेंटरी को अभी देखा जा रहा है, सेल्स का मोमेंटम बिल्ड किया जा रहा है। अ, बायर की जो डिमांड है वो भी अभी मॉडरेट हो गई है। तो इन दोनों डायनामिक्स को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से प्राइस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमारा अनुमान यही है कि प्राइस जो है मॉडरेटली ही बढ़ेगा अभी अगले कुछ क्वार्टर्स तक और इसमें बहुत तेज़ी से कोई ग्रोथ आने की उम्मीद नहीं दिखती। ઓકે, તો કિંમતોની જ્યારે આપણે અહીંયા આગળથી ખાસ ચિંતા કરતા હોઈએ છીએ તો આ એક મોટો ટેક અવે અહીંયા આગળથી રહેશે કે મોડરેટલી કિંમતો વધશે, એટલે જે રીતે આપણે આ ક્વાર્ટરની અંદર વધતા જોયું છે એ રીતની જ કિંમતો તમને આગળ પણ વધતી જોવા મળી શકે છે। જે ભય અહીંયા આગળથી બની રહ્યો છે 25-30% કિંમતોમાં વધારો ઘરોની કિંમતોમાં, આવી શક્યતા જૂજ છે, નહિવત છે, એમ તમે અહીં આગળથી સમજીને ચાલી શકો છો। અને તમારે જે વિસ્તારમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ત્યાં તમે થોડો સમય લઈને શોધીને પણ ઘર લેશો તો પણ તમને અહીં આગળથી એક ફાયદો મળી શકે છે। પ્રાઇસીસમાં ગ્રોથ છે પણ મોડરેટ છે, જે આપણે અહીં આગળથી જે રીતનું આ ક્વાર્ટર જોયું છે એ રીતનો જ અહીં આગળથી રહેતો આપણને દેખાઈ શકે છે। अब अगर हम प्रसून जी जो ट्रेंड है किस तरीके की घर जो है वो बिक रहे हैं, वो ट्रेंड की अगर हम बात कर ले, साइज वाइज किस तरीके के घर बिक रहे हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा है कि अफोर्डेबल होम्स में ना तो लॉन्च है ना उतने जितने बड़े घर लग्जरी घर जितने बिक रहे हैं उतने अफोर्डेबल होम्स नहीं बिक रहे हैं। तो आपकी रिपोर्ट पे क्या सामने आया है? देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से जो प्रेफ़रेंस है होम बायर्स की, वो मिड साइज़ होम्स की प्रेफ़रेंस है और ये प्रेफ़रेंस पहले भी थी और आज भी कंटिन्यू रह रही है। स क्लोज़ टू अबाउट 70% डिमांड जो है 70% जो डिमांड है, वो 750 से 2000 स्क्वायर फीट के घरों के बीच की है, जो कि एक अफ़ोर्डेबल मिड साइज़ होम होता है। और इसमें अगर हम देखें तो 750 टू 1250 स्क्वायर फीट का जो साइज़ है, उसमें अबाउट 38% डिमांड देखी गई है।
जबकि 1250 टू 2000 स्क्वायर फीट के साइज़ में अबाउट 31% डिमांड देखी गई है। तो ये इंडिकेट करता है कि बायर जो है, वो एक ऐसा घर ढूँढ रहा है आज के डेट में, जो कि थोड़ा सफिशिएंट स्पेस भी दे, मगर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो बहुत ज़्यादा बजट को पिंच ना करे, वो अफोर्डेबल भी हो। तो ओवरऑल जो ट्रेंड इमर्ज होकर के आ रहा है, वो एक अफोर्डेबिलिटी का ही ट्रेंड है। हालाँकि बहुत सारी सप्लाई लग्ज़री और प्रीमियम एंड पर भी आई है और उसकी भी एक अपनी डिमांड है। बट अगर बाय एंड लार्ज देखें तो अफोर्डेबल मिड साइज़ होम्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। ઓકે, તો અફોર્ડેબલ અને મિડ સાઇઝ ઘરોની માંગ અહીંયા આગળથી સૌથી વધારે આવતી જોવા મળી રહી છે અને આ રિપોર્ટના અમુક આંકડાઓ જો તમને જણાવી દઈએ તો 750થી 1250 સ્ક્વેર ફીટના ઘરોની માંગ જે છે ઓવરઓલ પેન ઇન્ડિયામાં સૌથી વધારે રહી છે, લગભગ 38%. 1250થી 2000 સ્ક્વેર ફીટની માંગ 31% જેટલી રહી છે અને 2000 સ્ક્વેર ફીટથી મોંઘા ઘરોની માંગ 11% રહી છે. એટલે તમે જે 750થી 2000 વાળા, 750થી 1250 અને 1250થી 2000 આ બે સેગમેન્ટને જો તમે ભેગા કરો તો તમારી જે ડિમાન્ડ છે મોટા ભાગની મોર દેન 60% ડિમાન્ડ આ સેગમેન્ટની અંદર જતી જોવા મળી રહી છે. તો આ એક મોટી વસ્તુ આપણા દર્શકોએ સમજવાની રહેશે. આના ઉપરાંત इसके अलावा अगर हम प्रसून जी बात कर ले प्राइस वाइज या टिकट साइज वाइज, ये अफोर्डेबल सेगमेंट की हमने एक बात की, मिड साइज के सेगमेंट की बात की, अगर हम प्राइस वाइज अगर देखें तो किस तरह का ट्रेंड बन रहा है? क्योंकि अब 75 लाख के नीचे के घर काफ़ी शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में तो नामुमकिन है, 1 करोड़ के आसपास है, पर अहमदाबाद जैसे सिटी में ऐसे घर है जो 75 लाख के नीचे मिल रहे हैं. तो अगर प्राइस वाइज हम देखें तो पैन इंडिया में कौन से शहर में किस तरीके की स्थिति हम देख रहे हैं? देखिए, अगर आप ओवरऑल इंडियन रेज़िडेंशियल मार्केट देखोगे तो 4 सेगमेंट निकल कर के आते हैं उसमें। एक सेगमेंट जो होता है वो बिल्कुल अफोर्डेबल हाउसिंग का सेगमेंट होता है, जहाँ पे आप मोस्टली बिलो 40 लाख 45 लाख जो कि डेफिनिशन एक है अफोर्डेबल हाउसिंग, वो सेगमेंट होता है। उसके बाद एक सेगमेंट जो होता है वो एक अबाउट 75 लाख टू 1.5 करोड़ के बीच का सेगमेंट होता है, जहाँ पर आप मेजॉरिटी ऑफ द सप्लाई और मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड भी देखते हैं सबसे ज़्यादा उस एरिया में। उसके बाद 1.5 टू 3 करोड़ का एक सेगमेंट होता है, फिर 3 करोड़ प्लस का एक सेगमेंट होता है। तो इंडियन रेज़िडेंशियल मार्केट जो है बहुत क्लियरली सेगमेंटेड होता जा रहा है हर शहर में, और हर सेगमेंट की अपनी एक डिमांड है, अपना अलग सप्लाई डायनामिक्स भी है। तो अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो अ, अप टू 75 लाख के जो घर हैं जिसकी आप बात कर रहे हो, उसमें अबाउट 40 टू 42% की डिमांड है पैन इंडिया लेवल पर, उस बजट रेंज की। तो वो भी अभी अभी भी वो सबसे बड़ा सेगमेंट है डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अफोर्डेबिलिटी देयरफॉर जो है वो एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट है और एक बहुत मेजर नीड भी है। कोलकाता में, अहमदाबाद में, पुणे में, चेन्नई में, ग्रेटर नोएडा में, हर तरह के शहरों में आप देश के जिस किसी भी कोने में जाएँ, किसी भी हिस्से में जाएँ, हर शहरों में यही एक लीडिंग डिमांड सेगमेंट है। कोलकाता में सबसे ज़्यादा है, 72% डिमांड जो है वो लेस देन 75 लैक्स घरों की है। अहमदाबाद जैसा आपने बताया, वहाँ पर 62% डिमांड जो है, वो 75 लाख से नीचे के घरों की है। पुणे में भी 60% डिमांड ऐसी ही है, चेन्नई में 55%, ग्रेटर नोएडा में 52%। तो हर शहर में एक जो सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट है, सबसे बड़ा तबका जो है वो 75 लाख से नीचे के घर ही ढूँढ रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो 1.5 टू 3 करोड़ का सेगमेंट है, वहाँ पे बहुत तेज़ी से मोमेंटम ग्रोथ आता दिख रहा है, और ये ग्रोथ जो है वो बड़े-बड़े शहरों में जैसे मुंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे शहरों में आ रहा है, जहाँ पर लगभग 1/4 डिमांड जो है 25 टू 30% के आसपास जो डिमांड है, वो इस तरह के घरों की अब हो रही है। इसके बाद जो सेगमेंट है जो कि लग्ज़री एंड का सेगमेंट है रेज़िडेंशियल मार्केट में, जो कि 3 करोड़ अबव इन जनरल हम बोलते हैं, हालाँकि मार्केट टू मार्केट इसकी डेफिनिशन थोड़ी-सी चेंज होती है, मगर इन जनरल ऑन एन एवरेज 3 करोड़ प्लस। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि क्लोज़ टू अबाउट 15 टू 20% डिमांड जो है, वो इस तरह के घरों की है शहरों में। तो जैसे मुंबई में अबाउट 20% डिमांड जो है, लगभग वो 3 करोड़ प्लस के घरों की है। नाइन गुरुग्राम में भी लगभग 19-20% डिमांड जो है वो 3 करोड़ प्लस घरों की है। न्यू दिल्ली में अबाउट 15% डिमांड है। तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लियरली 3 सेगमेंट निकल के आ रहे हैं। सप्लाई साइड में भी अगर आप देखोगे तो डेवलपर्स जो हैं, ऐसा लगता है कि हालाँकि
15 से 20% डिमांड ही है लग्ज़री हाउसेज़ की, मगर डेवलपर वहाँ पे काफ़ी बुलिश आज के डेट में हैं और लगभग 46% सप्लाई मुंबई में जो नई आई है, वो लग्ज़री हाउसिंग की आई है। सिमिलरली गुरुग्राम में 48% सप्लाई जो है वो लग्ज़री हाउसेज़ के जो 3 करोड़ प्लस के हाउसेज़ हैं। न्यू दिल्ली में 41% सप्लाई जो है वो लग्ज़री हाउसेज़ की है। तो कहीं न कहीं डेवलपर्स इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो लग्ज़री एंड है, जो 3 करोड़ प्लस का सेगमेंट है, वो ग्रो करेगा और वहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, इसलिए वो वहाँ पर सप्लाई वो बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल लेवल पे मैक्सिमम डिमांड आज भी 75 लाख से नीचे के घरों की है और जो एक स्टेडी डिमांड है 1.5 टू 3 करोड़ की, वो भी कंटिन्यूड है। પેન ઇન્ડિયાની વાત કરી લીધી પણ હવે અમદાવાદ શહેરને માટે આ ક્વાર્ટર કેવું રહ્યું છે એની ખાસ વાત કરી લઈએ। प्रसून जी, ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है और अब मैं आपसे अहमदाबाद के बारे में इन डिटेल जानना चाहूँगी कि अहमदाबाद के रियल एस्टेट के रेजिडेंशियल सेक्टर की हम बात करें तो क्या फाइंडिंग्स रहे हैं यहाँ पे, जो आपने डायनेमिक्स पाए हैं वो कैसे रहे हैं? अहमदाबाद जो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड रेजिडेंशियल मार्केट हमेशा से रहा है और इट कंटिन्यूज टू बी दैट। अहमदाबाद में बायर डिमांड जो है पिछले तिमाही में 0.6% बढ़ी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जबकि सप्लाई भी मार्जिनली ही बढ़ा 0.1% के हिसाब से और प्राइस भी बहुत स्टेबल है 0.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप्रिसिएशन। तो अहमदाबाद एज अ सिटी हमेशा से बैलेंस्ड रहा है और अभी भी वो है और अहमदाबाद एज अ मार्केट जो है वो काफ़ी बेनिफिटेड है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। एक्सपैंडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और इम्प्रूव ही हो रही है। जो नए प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मिलियन माइल्स टेक सिटी है, गिफ्ट सिटी के अराउंड और भी डेवलपमेंट हो रही है, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग टर्म जो एक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ है अहमदाबाद का रेजिडेंशियल मार्केट का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अहमदाबाद मार्केट में हमने ये भी देखा है कि अ, हर तरीके के बायर, चाहे वो एंड यूज़र्स हों या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हों, हर तरीके के बायर्स एक्टिव हैं। और उसकी वजह से भी ये मार्केट काफ़ी स्टेबल है, क्योंकि इस मार्केट में कहीं कोई किसी भी तरह का कोई एक साइडेड वन साइडेड स्क्यू जैसा दिखता नहीं है एंड वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और अहमदाबाद में काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ की उम्मीद है। जी प्रसून जी, और अहमदाबाद में भी अगर हम अगर इन डिटेल जानना चाहें कि जैसे कि हमने पैन इंडिया के बारे में बात की थी कि ये 75 लाख इतने घर की इस कीमत के घर की डिमांड कैसी रही है, इस तरीके से प्राइस वाइज अहमदाबाद के लिए आपके फाइंडिंग्स क्या रहे हैं? देखिए प्राइस सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये मार्केट हमेशा एक अफोर्डेबिलिटी लेड मार्केट रहा है और आज के डेट में भी क्लोज टू अबाउट 62% जो डिमांड है वो 75 लाख से बिलो के घरों के लिए है और साइज के हिसाब से अगर देखें तो 73% डिमांड जो है वो 752 टू 1000 स्क्वायर फीट के बीच के घरों के लिए है। इसमें से अबाउट 38 टू 40% जो है वो 750 टू 1250 स्क्वायर फीट के घरों के लिए है। तो अहमदाबाद में एक बड़ा क्लियर ये ट्रेंड निकल कर के आता है कि बायर्स जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल फैमिली साइज्ड होम एट अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट ढूँढते हैं और जो भी इस तरह की सप्लाई लेकर के आता है वहाँ पे हमने देखा है कि उनकी सेल्स काफ़ी अच्छी रहती है। तो ये जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर है अहमदाबाद रियल एस्टेट मार्केट। ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી જે રીતે વાત કરી કે એક ખાસા અફોર્ડેબલથી મિડ સેગમેન્ટના ઘરોની જે ડિમાન્ડ છે એ જ અમદાવાદમાં પણ ખાસી રહેતી જોવા મળી રહી છે અને એક અફોર્ડેબલ શહેર છે અમદાવાદ, તો ત્યાં તમને યોગ્ય કિંમતમાં મોટા ઘર પણ સારી રીતે મળી રહ્યા છે। अब अगर हम बात कर ले प्रसून जी कि माइक्रो मार्केट्स अहमदाबाद के कैसे रहे हैं, तो यहाँ पे आप किस तरीके से देख रहे हैं माइक्रो मार्केट्स में सेल्स डिमांड की बात कर ले या आपके रिपोर्ट में एक एवरेज प्राइजेस बताई गई है, तो इस बारे में हमें कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, अहमदाबाद की जो रेज़िडेंशियल मार्केट है, वो सिटी के वेस्टर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम देखते आए हैं और वो कंसंट्रेशन भी वहीं पर है। वो जो ग्रोथ कॉरिडोर है जिसमें भोपाल है, साउथ भोपाल है, शेला है, शीलज है, जगतपुर है, भादेज है, इस तरह के एरियाज़ जो हैं यहाँ पर हमने हमेशा से ग्रोथ एक्टिविटी देखी और अभी भी वहीं पर
जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है। इस क्वार्टर में खासकर भोपाल में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है और इसमें 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की इंक्रीज़ देखी हमने भोपाल एरिया में डिमांड में, जो कि न सिर्फ़ अहमदाबाद नहीं बल्कि नेशनल एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है। तो भोपाल स्टैंड आउट करता है एज़ अ माइक्रो मार्केट अहमदाबाद में और ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक जो एंड यूज़र का जो इंटरेस्ट है इस लोकेलिटी में, वो काफ़ी अच्छा है और हमें लगता है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रिलेटिव अफोर्डेबिलिटी जो है इस एरिया की, उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी है। सप्लाई की तरफ अगर हम देखें तो एसजी हाईवे में अभी भी काफ़ी ग्रोथ दिख रही है सप्लाई की और वहाँ पर क्लोज़ टू अबाउट 14.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई दिया हमें सप्लाई में। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि डेवलपर का जो कॉन्फिडेंस है वो आज के डेट में एसजी हाईवे के ऊपर में वो बना हुआ है और वहाँ पर एक कंटिन्यूड लॉन्च एक्टिविटी हमें दिख रही है रेज़िडेंशियल हाउसिंग सप्लाई में। ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી સ્ટેન્ડ આઉટ કરતો અમદાવાદના માઇક્રો માર્કેટ્સની વાત કરીએ તો બોપલ વિસ્તાર અહીંયા આગળથી બની રહ્યો છે, જ્યાં એક સારો ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યો છે. અને વધારે લોન્ચની વાત કરીએ તો એસજી હાઈવેની આસપાસના વિસ્તારમાં થઈ રહ્યા છે. તો આ અમદાવાદનું રિયલ એસ્ટેટ કેવું રહ્યું એની પણ આપણે ખાસ વાત કરી છે. प्रसून जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी इस रिपोर्ट के बारे में, रियल एस्टेट के इस क्वार्टर के बारे में इन डिटेल हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ત્યારે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડની અંદર આપણે આ ક્વાર્ટર કેવું રહ્યું છે એ અંગેની ખાસ વાત કરી છે, અમદાવાદના માઇક્રો માર્કેટની ડિટેલ વાત કરી છે અને આ સાથે જ આ એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. અને હાલ મને પણ આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર. નમસ્કાર.